हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं जीओसी का पार्ट थर्ड। इसमें हम स्टडी करेंगे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, एसिडिक एंड बेसिक नेचर के बारे में। सबसे पहले रिएक्टिव इंटरमीडिएट से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा एक इंटरमीडिएट होता है कार्बोकैटाइन। ठीक है, कार्बोकैटाइन का मतलब है कि कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज। सबसे सिंपलेस्ट CH3 पॉजिटिव है मिथाइल कार्बोकैटाइन। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं इसके, ये देखिए। यहाँ पर जो है कार्बन जो है 3 बॉन्ड बना रहा है और इसके पास कोई लोन पेयर है नहीं, तो ये जो है इनकम्प्लीट ऑक्टेट इसका रहता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने से ये ट्रायगोनल प्लेनर होता है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इसलिए क्या हो जाएगा, हाईली रिएक्टिव एंड अनस्टेबल। ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री इस तरीके से दिखाएंगे। 3 यहाँ पर ये आर मैंने दिखा हुआ है। आर की जगह क्या हो सकता है, कार्बन या हाइड्रोजन हो सकता है, बेंजीन रिंग हो सकती है। इसके अंदर जो है वैकेंट ऑर्बिटल होता है। अब वैकेंट ऑर्बिटल होगा मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया और इसीलिए अनस्टेबल है। अब इसको स्टेबलाइज कौन करेगा, ये स्टेबल तब होगा जब इसको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इसकी डेफिशिएंसी दूर होगी। और इलेक्ट्रॉन देने वाले जो इफेक्ट होते हैं क्या क्या होते हैं भाई, +I +H +M इफेक्ट। तो ये इसको क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। देखो जरा, कुछ और फैक्टर्स हमने स्टेबिलिटी के लिए हुए हैं। जैसे कि आप जानते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ना, एस कैरेक्टर की क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। तो जब एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि ये एस कैरेक्टर ऐसे हो गए जैसे एपेटाइजर। एक को व्यक्ति को भूख लग रही है और उसको खाने की जगह क्या दे दो भाई, एपेटाइजर खिला दो, तो क्या होगा, भूख और बढ़ जाएगी। तो एस कैरेक्टर बढ़ने से जो डेफिशिएंसी और बढ़ जाती है, मतलब स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। देख लो भाई इसको, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज है CH3+, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आया तो sp हाइब्रिडाइज। तो स्टेबिलिटी लेफ्ट टू राइट कम हो रही है। दूसरा फैक्टर हम देखते हैं, स्टेबिलिटी हमने पढ़ा था आपको कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा H। हाइपर कॉन्जुगेशन में बताया था कि अल्फा हाइड्रोजन बढ़ने से जो स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। CH3+ है तो यहाँ पर कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है, CH3 CH2 थी, यहाँ पर जो है अल्फा कार्बन हो गया, 3 अल्फा हाइड्रोजन आ गए, है ना, 3 अल्फा H। CH3 होल ट्वाइस है ना, यहाँ पर 2 मिथाइल 6 अल्फा H, 9 अल्फा H हो गई, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, एलाइल एंड बेंजाइल कैटाइन आर मोर स्टेबल। क्यों होते हैं भाई, क्योंकि इनमें रेजोनेंस हो जाता है। हमने पिछली क्लास में बताया कि इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा वेटेज हाइपर कॉन्जुगेशन को देते हैं, उससे ज़्यादा वेटेज रेजोनेंस को देते हैं, और सबसे ज़्यादा किसको देते हैं, एरोमेटिसिटी। तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2+, ये आपका एलाइल है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एलाइल कार्बोकैटाइन। और बेंजीन के साथ CH2+ लगाए तो इसका नाम होता है बेंजाइल। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसमें बेंजाइल कार्बोकैटाइन में ज़्यादा होंगे। अब 2 बेंजीन रिंग, 3 बेंजीन रिंग, रेजोनेंस का नंबर बढ़ता जाएगा और स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है कि साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटाइन आर स्टेबल ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस। ठीक है, ये डांसिंग रेजोनेंस कहलाती है। देखो ये साइक्लोप्रोपाइल और यहाँ पर ये मिथाइल हो गया, तो ये साइक्लोप्रोपाइल रिंग जो है, जैसे ही इसका नंबर बढ़ेगा, 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, तो स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। अब हमने ये सारे कार्बोकैटाइन का ना रिलेटिव स्टेबिलिटी एक ऑर्डर में लिख के दे दिया। तो सबसे लीस्ट स्टेबल जो होता है वो फिनाइल होता है। ठीक है, बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, फिनाइल कार्बोकैटाइन। इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड वाला आता है, फिर विनाइल आता है डबल बॉन्ड वाला, फिर सिंगल बॉन्ड वाला, है ना, एस कैरेक्टर से हो गया। फिर यहाँ पर CH3 CH2+, क्योंकि ये यहाँ पर जो मिथाइल आने से ना 3 अल्फा हाइड्रोजन आ गए। फिर CH3 होल ट्वाइस, फिर आता है एलाइल, फिर आता है बेंजाइल। और यहाँ पर देखो जो टर्सरी ब्यूटाइल वाला है ना, ये एक्सेप्शन है, और ये बेंजाइल कार्बोकैटाइन से ज़्यादा स्टेबल होता है। इसके बाद 2 बेंजीन रिंग, 3 बेंजीन रिंग आ जाएंगी। फिर साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटाइन, इससे ज़्यादा स्टेबल होता है ये ट्रोपोलियम कैटाइन। क्यों होता है, क्योंकि ये एरोमेटिक हो जाता है, एक्सेप्शन है ये। इसके बाद जब 2 साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल रिंग आ जाती हैं
फिर 3 साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल रिंग आ जाती हैं ना, ये वाला हो जाता है। ये कार्बोकेटाइन हो गया। अब आगे बात करते हैं फ्री रेडिकल्स की। फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं भाई? होमोलिटिक फिजन से बनते हैं, होमोलिटिक फिजन से बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही दिया थे, देखो ए भी लिया हमने और एच न्यू फोटोन या सनलाइट की प्रेजेंस में इसमें जो है फ्री रेडिकल बनते हैं। और अगर ये बॉन्ड अगर हेट्रोलाइटिकली क्लीव होता है तो एनाइन और कैटाइन बनते हैं। इस तरीके से डिपेंड करेगा ए और बी में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट यहाँ पे निकल के आया कि कोवलेंट बॉन्ड कैन ब्रेक इन 3 वेज। ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं, वो बस 2 तरीके जानते हैं, होमोलाइटिक हेट्रोलाइटिक। भाई होमोलाइटिक का एक तरीका है, लेकिन हेट्रोलाइटिक में क्या होगा भाई? 2 तरीके हो गए ना, 2 वेज। तो टोटल 3 तरीके से बॉन्ड टूट सकता है। चलो आगे चलते हैं। सबसे सिंपल हमारा जो फ्री रेडिकल है CH3 डॉट होता है, मिथाइल फ्री रेडिकल। तो ड्यू टू ऑड इलेक्ट्रॉन इट इज़ पैरामैग्नेटिक, सही है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इसलिए अनस्टेबल है और हाईली रिएक्टिव है। sp2 हाइब्रिडाइज होने से ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ऑड इलेक्ट्रॉन डज नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, ये बात तो हम जानते ही हैं। इसलिए CH3 में यहाँ पर देखो 3 बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा ये, इस तरीके से ट्राइगोनल प्लेनर हो गया ये, ट्राइगोनल प्लेनर। एक्सेप्शन होता है CF3 डॉट, जो कि ट्राइगोनल प्लेनर ना होकर sp3 हाइब्रिडाइज टेट्राहेड्रल होता है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है इसमें अब ऑर्बिटल में देखो पूरा खाली नहीं है, वैकेंट नहीं है, इसमें एक ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए पूरा ऑर्बिटल खाली चाहिए। अब स्टेबिलिटी की बात करें तो +I और +M ग्रुप विल स्टेबलाइज। तो ऊपर जो हमने आपको फैक्टर्स बताए थे वही सब यहाँ पर अप्लाई होंगे। तो सबसे जो लीस्ट स्टेबल है वो ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है। फिर फिनाइल आ गया है, फिनाइल पहले सबसे लीस्ट में आया, तब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड के आगे आगे तो एक्सेप्शन हो गया। फिर डबल बॉन्ड वाला विनाइल, फिर मिथाइल, फिर 3 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 9 अल्फा हाइड्रोजन, फिर बेंजाइल और फिर एलाइल। तो यहाँ पर एलाइल वाला भी एक्सेप्शन है, ये बेंजाइल से ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों होता है? ड्यू टू लो एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का सिंबल होता है EA। इसके बाद फिर 2 बेंजीन रिंग, 3 बेंजीन रिंग, इस तरीके से फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी हो जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हमारा तीसरा इंटरमीडिएट है कार्बनाइन। तो कार्बन हैविंग निगेटिव चार्ज, ये भी अनस्टेबल है क्योंकि निगेटिव चार्ज है, पर ये डायमैग्नेटिक होते हैं। sp3 हाइब्रिडाइज होंगे, एक लोन पेयर है तो पिरामिडल शेप हो गई, हाईली रिएक्टिव है। तो पिरामिडल ऐसे बना देना, ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर मोबाइल है ना, मोबाइल में 2 लेंस होते हैं, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं हमें। ये जो यहाँ पर थीटा है ये 109 डिग्री 28 मिनट से कम होता है, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है। अब आगे बात करें स्टेबिलिटी, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो -I एंड -M इफेक्ट स्टेबलाइज करेंगे। तो जो ऑर्डर कार्बोकेटाइन में आ रहा था ना, जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन वाला ट्राई मिथाइल कार्बनाइन लीस्ट स्टेबल, फिर जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजन कम होंगे स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। अब S कैरेक्टर आ गया है, यहाँ पर तो सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया तो विनाइल ज़्यादा स्टेबल है। फिर एक्सेप्शन आ गया ये फिनाइल वाला, फिर एलाइल, फिर बेंजाइल, फिर 2 बेंजीन रिंग, 3 बेंजीन रिंग, और जो ट्रिपल बॉन्ड वाला है वो भी एक्सेप्शन है। सबसे ज़्यादा क्या होता है? स्टेबल होता है कार्बनाइन। नेक्स्ट हमारा इंटरमीडिएट है। देखिए जो 3 इंटरमीडिएट थे यही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा जो और हैं उनका हम केवल एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। कार्बिन उसे कहते हैं कि कार्बन हैविंग 2 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, ठीक है। तो CH2 है, 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड पेयर हो गए, 1 लोन पेयर है। मिथाइलिन कार्बिन बोलते हैं। CH2 है, 2 हेलोजन आ गए, डाई हेलो कार्बिन बोलते हैं।
ये कार्बिन दो तरह की होती हैं। एक होती है सिंगलेट कार्बिन, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक लोन पेयर है। अब वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में हो सकते हैं। व्हेन टू इलेक्ट्रॉन आर इन द सेम ऑर्बिटल तो उसे बोलते हैं सिंगलेट कार्बिन। अब एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनमें लड़ाई होगी भी है, रिपल्सन होगा, इसलिए लेस स्टेबल, मोर रिएक्टिव हो गया। और मोर रिएक्टिव होने से इसे हॉट कार्बिन कहते हैं। ठीक है। अब क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है तो डायमैग्नेटिक भी हो गया। दो बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, टोटल मिला के 3, तो sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से कि कार्बन सेंटर में, फिर ये हाइड्रोजन और यहाँ पर एक ऑर्बिटल में लोन पेयर। ये वेंट और वी शेप होगा। थीटा जो है 120 डिग्री से कम आएगा। sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। कई बार कार्बिन को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, CH2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी होती है ट्रिपलेट कार्बिन, जब 2 इलेक्ट्रॉन दोनों डिफरेंट ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं, मतलब दोनों ऑड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो रिपल्सन होगा नहीं क्योंकि अलग अलग कमरे में है भाई, अलग अलग ऑर्बिटल में है, तो मोर स्टेबल हो गया, लेस रिएक्टिव हो गया, इसलिए इसको कोल्ड कार्बिन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन अलग अलग होने से पैरामैग्नेटिक हो जाता है। अब यहाँ 2 बॉन्ड पेयर जो है sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन डज नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइज है तो लीनियर हो जाएगा, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में रहेंगे, ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। अब कार्बिन्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, सो बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर एक टर्म आती है, इंटरमीडिएट आता है नाइट्रीन। तो ये नाइट्रोजन के कंपाउंड है जहाँ 2 लोन पेयर होते हैं और 1 बॉन्ड पेयर होता है। ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल हो गए। ये भी सिंगलेट और ट्रिपलेट 2 तरीके के फॉर्म में पाए जाते हैं। उनका डिटेल हमें कुछ जानना नहीं है। कुछ एग्जाम्पल ही हैं, NH जिसे बोलते हैं नाइट्रीन और इमाइन, NR है तो अल्काइल नाइट्रीन, RCO एसाइल ग्रुप लगा है तो एसाइल नाइट्रीन। ये एसाइल नाइट्रीन कुछ इंटरमीडिएट बनती है। ठीक है, कहाँ बनती है ये 12th क्लास में आप पढ़ोगे, इंटरमीडिएट कुछ रिएक्शंस आएंगी वहाँ पर। लास्ट में आता है बेंजाइन और एराइन, और इसको बोलते हैं 1,2-डिहाइड्रोबेंजीन। तो जो बेंजीन रिंग है उसमें 2 हाइड्रोजन हटा के और कार्बन के बीच में एक तीसरा बॉन्ड और आ जाता है, मतलब C6H4 रह गया। कैसे बनता है ये? जो एराइल हैलाइड किसी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करता है, जैसे NaNH2 या Me3CO के पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, तो बेंजाइन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। ये रिएक्शन नीचे दी हुई है। क्लोरीन, तो स्ट्रॉन्ग बेस NaNH2 है तो इसका नेगेटिव चार्ज जो है इस हाइड्रोजन को ले लेगा और क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। तो अमोनिया गैस के फॉर्म में निकल गया। क्या बन गया भाई? बेंजाइन बन गया और NaCl अलग हो। अब इस बेंजाइन के ऊपर अगर वाटर से रिएक्शन कराओ तो क्या होगा? क्योंकि जो तीसरा बॉन्ड बना है ना ये वीक होता है, इसलिए तो बेंजाइन इंटरमीडिएट है, अनस्टेबल है। तो जैसे ही वाटर की प्रेजेंस पे बॉन्ड टूटेगा, एक कार्बन पे इलेक्ट्रॉन चले गए, जहाँ इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहाँ लग जाएगा हाइड्रोजन, और दूसरे पे क्या लग जाएगा? OH, मतलब फिनॉल बन गया। अगर अमोनिया से रिएक्शन कराएं तो क्या लग जाएगा? H और NH2, एनिडीन बन जाएगा। 2 और बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे लिए हुए हैं कि अगर बेंजाइन में एक OR ग्रुप लगा हुआ है, OR ग्रुप जो होता है ना, इसका -I इफेक्ट होता है। तो अब जब बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जाएंगे जो कि OR के क्लोजर है, क्योंकि -I इफेक्ट इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? इधर ऊपर वाले कार्बन पे, और उसके अपोजिट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब अमोनिया यहाँ अटैक करेगा, तो ये NH2 इधर आ गया। और अगर यहाँ पे लगा हुआ है, देखो ये बहुत बढ़िया ये रिएक्शन दिया हुआ है, ये आपके नीट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2 स्टेप में। जैसे ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर एक ब्रोमीन लगा है, ब्रोमोबेंजीन, और ऊपर वो CH3 मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है। NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया है तो NH2 माइनस क्या करेगा भाई? हाइड्रोजन लेगा। तो यही हाइड्रोजन क्यों ले रहा है दोनों के बीच वाला? क्योंकि ये मोर एसिडिक हो गया, और ये जो हाइड्रोजन है ये लेस एसिडिक है, क्योंकि आप जानते हैं कि -I इफेक्ट एसिडिक नेचर बढ़ाता है। हम अगले पार्ट में पूरा एसिडिक नेचर डिटेल में बताने जा रहे हैं। तो क्या हो गया? एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया
यहाँ पे इस तरीके से ये बन जाता भाई बेंजाइन इंटरमीडिएट। अब अगेन अगर अमोनिया का रिएक्शन होगा, बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ऊपर वाले कार्बन पे, तो यहाँ पे लगेगा H और यहाँ लग जाएगा NH2, बन गया प्रोडक्ट। ठीक है, ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया।